प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात रखी है कि सारा देश उनका परिवार है, वो बिहार के जो पटना की रैली हुई, उसी के एक तरह से काउंटर है। वो कोशिश में है कि जो भी कोई मुद्दा ऑपोज़िशन उठाए उसको उसका भुनाएँ वो, उसको फ़ायदा उठाएँ। तो ये एक अपीलिंग स्लोगन है कि सारा देश मेरा परिवार है। और सवाल ये उठता है कि परिवार का मतलब क्या है? देश का मतलब क्या है? परिवार का मतलब होता है कि सब लोग हमारे हैं और हम सबका ध्यान रखेंगे। तो क्या सबका ध्यान रखा गया है? और खासकर जो परिवार में जितना कमज़ोर होता है, उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो क्या जो हमारे देश में कमज़ोर वर्ग है, उसका फ़ायदा रखा गया है? उसका ध्यान रखा गया है? तो अगर हम ये देखें कि जिस प्रकार से हमारी आर्थिक नीतियाँ चल रही हैं, उसमें बड़े-बड़े कांग्लोमरेट्स बनाए जा रहे हैं। जो जितना अमीर है, उसको उतना फ़ायदा दिया जा रहा है। जैसे हमारे देश में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती कर दी गई। फिर हमारे देश में जो गरीब आदमी है वो परेशान है क्योंकि बेरोज़गारी है, उसकी आमदनी कम हो गई। तो अभी जो आंकड़े आए वो दिखाते हैं कि गरीबी बनी हुई है, गरीबी से अभी छुटकारा नहीं मिला है। चाहे सरकार कहे कि हमने 24 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर कर दिया है, लेकिन जो गरीब है वो तो अभी गरीब है ही। तो गरीब को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जो हमारे बिज़नेस हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हीं को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और ख़ासकर जितने बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। बार-बार सरकार जो है वो झटके दे रही है, हमारे जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग हाशिए पे खड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, उन्हीं को ज़्यादा झटका दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि पहले नोटबंदी से झटका उनको दिया गया, फिर हमारा जो जीएसटी जो गलत है, उससे उनको झटका दिया गया। फिर जो एनबीएफसी क्राइसिस आया तो एक के बाद 2016 में, 17 में, 18 में और फिर 2020 में जब एकदम से लॉकडाउन किया गया, तो लॉकडाउन से भी सबसे ज़्यादा जो हमारा गरीब तबका है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है, उसी को नुकसान पहुँचा। और इसीलिए आप देखेंगे तो यूथ है, वो खूब कैंपेन कर रहा है, वो परेशान है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। हमारे जो किसान हैं, वो भी कैंपेन कर रहे हैं, जगह-जगह कैंपेन चल रहे हैं और वो आज नहीं चल रहे हैं, पिछले कई सालों से चल रहे हैं। 2019 के इलेक्शन के पहले भी आप भी उसके साथ जुड़े रहे हैं और इंद्रजीत भाई जो अभी नहीं है साथ में, वो भी इसके साथ जुड़े रहे हैं कि किसानों को कितनी परेशानी हो रही है। जितना छोटा किसान, जितना गरीब किसान है, उसको उतनी ज़्यादा परेशानी है। और जो ये बिल लाए भी तो बिल थे कॉर्पोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। यानी कि जो ट्रेड में है, वहाँ पे बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, इस तरह के जो इन्होंने जो वहाँ पे स्टोरेज का काम किया, वहाँ पे मार्केटिंग का काम किया, तो एक कोशिश है कि इनके हाथ में सारा का सारा ट्रेड थमा दिया जाए। तो ये देखा गया है कि जितने भी जो गरीब तबका है, जितना जो वंचित तबका है, जैसे कि महिलाओं की बेरोज़गारी हुई, यूथ की बेरोज़गारी हुई, जो किसानों की परेशानी हुई, उन्हीं को सबसे ज़्यादा झटका दिया गया है। तो ये जो नीति है, अगर ये नीति होती कि हम सारा देश हमारा परिवार है, तो फिर हम जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, उसकी तरफ ध्यान देते, जिसकी तरफ कि गांधी जी ने ध्यान दिलाया था कि हमारी नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए, जिसमें अंतिम व्यक्ति की तरफ हम ध्यान दें, अंतिम व्यक्ति को जो चाहिए, उसके लिए हम करें। लेकिन जैसे आपने बताया, अभी काले धन की अर्थव्यवस्था तेज़ है। काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए आपने देखा कितना ड्रग स्मगलिंग हो रहा है। अभी भी गुजरात के पोर्ट पे 3000 किलोग्राम का ड्रग पकड़ा गया। 2 साल पहले 30,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया, लेकिन अभी तक वो कोई समाधान नहीं निकला। तो ये जो ड्रग जो ट्रैफिकिंग है, ये भी दिखा रहा है कि काले धन की अर्थव्यवस्था उसी तरह चल रही है। उसी तरह अगर आप देखें तो सरकारों को गिनाने का काम, जो आप पहले कह देते हैं कि कौन करप्ट है, फिर उसके बाद जब वो आपकी पार्टी में जॉइन कर लेते हैं, आपके साथ दे देते हैं, ऑपोजिशन को तोड़ते हैं, तो उन्हीं को फिर जो है आप जो है अपनी पार्टी में रख लेते हैं। तो यानी कि करप्शन के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और करप्शन से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है गरीब आदमी का, क्योंकि जो नीतियाँ हैं, वो कारगर नहीं होती हैं, नीतियाँ फेल कर जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक तरफ जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जिनको जो पैसा दिया जा रहा है, जिनको जो सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं, जिससे वो और बड़े हों, और दूसरी तरफ जो गरीब आदमी है, जो और गरीब होने लगता है, तो उसको आप लाभार्थी बना देते हैं। उसको आप कहते हैं हमने 5 किलो राशन दे दिया, हमने गैस दे दिया, हमने कुछ और दे दिया। तो यानी कि एक तरह से उसका आपने भिखारी बना दिया है कि वो आपसे सारा टाइम भीख लेता रहे, जिससे कि आपको वोट वो करता रहे। तो यानी कि जो डिग्निटी होनी चाहिए, काम की डिग्निटी होनी चाहिए,
गरीब आदमी के पास पूरा काम होना चाहिए, उसकी पूरी आमदनी होनी चाहिए, जिससे अपना परिवार चला पाए अपने तौर तरीके से। उसकी तरफ ध्यान न दे के आप जो लाभार्थी बना के और जो उनको जो है कुछ ऑफर कर देते हैं, जिससे कि उनकी जो व्यवस्था है वो सही नहीं चलती है। अभी जो सर्वे आया कंजम्पशन का, उसमें दिखाया गया कि कितना मिल रहा है गरीब आदमी को, तो 70-80 रुपए मिल रहा है। यानी कि जितना उसका खपत है उसका 1 या 2% ही मिल रहा है। उस 1 या 2% को आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जिससे कि आपको लोगों को लगे कि ये सरकार बहुत कुछ दे रही है। फिर बार बार बात आती है कि आपने गारंटी दिया है, तो कौन सी गारंटी आपने दी है जिसको आपने पूरा किया है? आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी हर साल, वो पूरी नहीं हुई। आपने कहा था कि सबके बैंक के खाते में 15 लाख रुपए का जो काला धन हम लाएंगे वो उसको दे देंगे सबको, वो कहीं पूरा नहीं हुआ। फिर आपने कहा कृषक की आमदनी दुगनी हो जाएगी 2022 तक, वो अभी तक नहीं हुआ है। फिर आपने कहा कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2022-23 तक, वो भी नहीं हुआ है। चलिए मान लिया कि जब पैंडेमिक आया, पैंडेमिक से कुछ परेशानियां आई, लेकिन पैंडेमिक के बाद भी अब तो 2 साल हो गए हैं, ये अभी तक कुछ पूर्ति की तरफ नहीं हुआ है। वजह उसकी ये है कि हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ। तो कॉर्पोरेट सेक्टर आपका परिवार है, आपका जो आम जनता है वो परिवार नहीं है, तभी आप ये कर रहे हैं। अगर ये होता तो आप नौकरी और बढ़ाते। लेकिन अगर आप बजट को देखें तो बजट में आपने कैपिटल तो बढ़ाया, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? वो कैपिटल इंटेंसिव क्षेत्रों में जा रहा है। बड़ी बड़ी जो सड़कें, बड़े बड़े रेल लाइन, इसी सब में जा रहा है। और वो आजकल बहुत ज्यादा मैकेनाइज्ड है। वहां पे अगर आप देखें तो पहले सैकड़ों लोग ऐसे प्रोजेक्ट में काम करते थे, अब बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए 5-10 लोग सिर्फ काम करते देखते हैं। और आपने कटौती बजट में कहा कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में कटौती कर दी, शिक्षा में कटौती कर दी, स्वास्थ्य में कर दी। अगर हमें अपने परिवार की तरफ ध्यान देना था तो हमें शिक्षा ज्यादा देनी थी, हमें स्वास्थ्य का प्रावधान करना था, हमें जो और उनके नौकरी के प्रावधान करना था, उनकी आमदनी का प्रावधान करना था। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो परिवार है वो साफ है कि परिवार उच्च कोटि के जो लोग हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, और जो आम व्यक्ति है, जो किसान है, जो वर्कर है, जो महिला है, जो यूथ है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। फिर आपने जो बताया कि ये जैसे अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात, वो साफ है क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पता लग जाएगा कि किसने किसने पैसा दिया था आपको जो अपना काम करवाने के लिए। इसलिए आप नहीं चाहते कि उनके नाम खुल के सामने आए। लेकिन ये बात अगर आप समझें तो देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड से काले धन की अर्थव्यवस्था पे कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड तो पार्टी के पास जाती है, वो इंडिविजुअल के पास नहीं जाती। तो इंडिविजुअल की जो लिमिट है एक्सपेंडिचर की, जो 75 लाख से अब 90-95 लाख कर दी गई है, तो उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा खर्चा होता है एक इलेक्शन में। तो जैसे कि कहा जाता है कि एमपी के इलेक्शन में 30 से 50 करोड़ खर्च होता है, तो 95 लाख तक ही तो आप ज्यादा से ज्यादा जो व्हाइट में खर्च कर सकते हैं, बाकी तो सारा ब्लैक का रहेगा। और पार्टी के जो खर्चे पे कोई लिमिट नहीं है, तो पार्टी को जो पैसा आएगा जो, वो तो उस पर कोई लिमिट है नहीं, तो इसलिए वो भी काला नहीं है। तो इसलिए जो काले धन की अर्थव्यवस्था पे है उस पर इलेक्ट्रल बॉन्ड का ना असर होना था और ना असर हुआ। वो काले धन के जगह अब क्या हो रहा था कि व्हाइट में आप ब्राइब करके अपना काम करवा सकते थे। अब सरकार को ये डर है कि अगर ये बात खुल गई तो पता लग जाएगा कि कौन कौन कॉर्पोरेट है जिसने किया। और एक पोर्टल ने तो बताया ही कि 350 करोड़ रुपए दिए गए, जिनके ऊपर जो ईडी की रेड वगैरह का खतरा था, तो उससे वो बच गए। तो जैसे कि जो वॉशिंग मशीन का काम हो रहा है पॉलिटिक्स में, उसी तरह ये इलेक्ट्रल बॉन्ड एक तरह की वॉशिंग मशीन का काम कर रही थी हमारे कॉर्पोरेट्स के लिए, अमीरों के लिए। क्योंकि 90% बॉन्ड तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के थे, वो कोई आम आदमी तो खरीद के जो देने वाला नहीं था, वो तो जो अमीर लोग हैं वही 1 करोड़ के बॉन्ड खरीद के दे सकते थे। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमारी समस्या यही है कि अब हम परिवार किसको माने। हमारे देश के लिए तो परिवार आम आदमी है, जो गरीब है, जो परेशान है। लेकिन अभी जो सरकार चल रही है उसके लिए वो परिवार नहीं है, परिवार उनके लिए तो जो अमीर है, कॉर्पोरेट है, वही है। जी बिल्कुल ठीक। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा परिवार की बात है, जो कहा जाता है अडानी अंबानी, यही एक उनका परिवार है, क्योंकि सबसे बड़े लाभार्थी तो इकोनॉमिकली यही दो लोग हैं। एक तरफ पूरा देश और एक तरफ ये लोग हैं। और इनको छूट भी 15 लाख करोड़ की जो छूट दी गई है वो भी इनको दी गई है। बाकी सबके साथ में भेदभाव करने का काम किया जा रहा है। तो इसको आप किस दृष्टि से आप देखते हैं, देखिए ऐसा इनइक्वालिटी है कि के सवाल को, ये जो जी
जी हाँ, ये जो अभी की नीति है वो यही है कि हम साउथ कोरिया के मॉडल पे, जो वहाँ पे बड़े-बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं जैसे कि ह्यूंडई है, जैसे सैमसंग है, एलजी है, उसी तरह के यहाँ बनाएँ। लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो बड़े-बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स बने, उन्होंने टेक्नोलॉजी के आधार पे उन्होंने दुनिया में अपना मार्केट बढ़ाया। उनका साइज़ भी इसी आधार पे बढ़ा कि उन्होंने नई-नई टेक्नोलॉजी का इज़ाद किया, वो चाहे सेल फ़ोन हो, वो चाहे जो माइक्रोचिप्स हो, चाहे बाकी और चीज़ें। लेकिन हमारे जो कॉन्ग्लोमरेट्स बन रहे हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, टाटाज़ हैं, वो एक्विजिशन के ज़रिए, यानी कि जो कंपनियाँ वो एक्वायर कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती करवाई जा रही हैं। वहाँ पे इनकम टैक्स का, ईडी का, इसका खतरा दिखा के जो उनसे एक्वायर किया जा रहा है। इसीलिए अगर आप देखें तो जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो गड़बड़ा गया, क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब है कि कौन आपके परिवार के लोग हैं। जो क्रोनीज़ हैं जिनको आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, वही आपके परिवार के लोग माने जा सकते हैं। बाकी तो आपके परिवार के नहीं है, क्योंकि उनको तो नुकसान हो रहा है। वहाँ पे जो आमदनी बढ़नी चाहिए, तो इसीलिए मैंने तो ये कई बार लिखा है कि नोटबंदी के बाद जो आम आदमी है, जो असंगठित क्षेत्र का है, जो किसान है, जो वर्कर है, उसको 10-12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल। वो नोटबंदी से हुआ, फिर जीएसटी से हुआ, फिर एनबीएफसी क्राइसिस से हुआ। तो अगर 7 साल में देखें तो 84 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, और लाभार्थी के तौर पे आपने 3 से 5 लाख करोड़ रुपए तक दिया। तो अगर वो जोड़ लें तो 7 साल में आपने ज्यादा 25-30 लाख करोड़ रुपए दिया। तो नुकसान तो 84 लाख करोड़ का करा दिया, और लाभार्थी के तरह आपने जो उसका 1/3 भी नहीं दिया। तो कुल मिला के जो ये नीति है, वो नीति यही है कि जो बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स हैं वो और बड़े बन जाएं, उनको एयरपोर्ट, उनको जो एयरलाइंस, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे कोयला हो, चाहे सड़कें हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट्स हो, वो सब उनके जो है थमा दिए जा रहे हैं। तो ये कॉन्ग्लोमरेट जो हैं, ये बिना कंपटीशन किए, क्योंकि ये इनके परिवार के लोग हैं, तो इनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज में अक्सर होता है कि जो सत्ता में होता है वो अपने परिवार वालों को ही फायदा पहुंचाता है। तो ये सामने आ गया है कि जो आज की जो सत्ता है, उसके जो परिवार में है, वो लोग बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, और जो आम जनता है वो उसका नुकसान होता रहे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ज्यादा उनको लाभार्थी बना के उनसे वोट ले लिया जाए। यही नीति जिसको मैं बोलता हूँ ट्विन स्ट्रैटेजी है, कि एक तरफ जो लाभार्थी बना के वोट ले लिया जाए, दूसरी तरफ पैसा जो आपको मिलता रहेगा जब बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स और बड़े हो जाएंगे। तो यही जो नीति मुझे लगता है उनकी रवि रहे है। देश में सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो तो खेती किसानी का है। किसान इस समय एमएसपी की लड़ाई को लड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि सिर पे गोली मारने तक के जो स्थिति बनी हुई है, रिप्रेशन चल रहा है, और किसान 14 मार्च को अभी कूच दिल्ली के अंदर करने वाले हैं। तो सरकार ये जो कहती है कि हम अगर पैसा देंगे तो लाखों करोड़ रुपए लग जाएगा, और कुछ रिसर्च एजेंसीज ने कहा कि केवल 21,000 करोड़ रुपया लगेगा, क्योंकि ये केवल खरीदना नहीं है, ये तो बाजार के लिए जो है एक किस्म के नियम बनाने का मसला है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं 3 साल से बात लिख रहा हूं कि एमएसपी का मतलब ये होता है कि जब दाम गिरने लगे तो आप उसको खरीदेंगे। तो इसको कहते हैं मार्जिन पे खरीदना है, ये आपको सारा सामान नहीं खरीदना है, क्योंकि बाजार में अपने आप ही जो डिमांड है। अगर आप सारा का सारा जो खाना पीना अपने घर में रख लेंगे तो फिर तो सारी दुनिया भूखे मर जाएगी। तो इसलिए सरकार को सारा प्रोक्योर नहीं करना। ये तो एक तरह से जैसे हम अपने जो स्केयर क्रो लगा देते हैं खेत में चिड़ियों को डराने के लिए, ये डराने के लिए एक स्केयर क्रो बनाया है कि जो 10 लाख करोड़ रुपए चाहिएगा, पहले बोलते थे 27 लाख करोड़ रुपए चाहिएगा। तो ये बात नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पैसा तो आपको मार्जिन पे चाहिए, और अगर आप एमएसपी सारी क्रॉप्स पे लगा देंगे तो क्या होगा कि आप इतना उत्पादन, जो एक्स्ट्रा उत्पादन है गेहूं का, पैडी का और शुगर का, वो आप नहीं करेंगे। क्योंकि जब प्रॉफिटेबिलिटी सब क्रॉप्स की बराबर हो जाएगी तो जो एकरेज है वो जो गेहूं से और चावल से और गन्ने से वो शिफ्ट करके तिलहन की तरफ और दालों की तरफ भी आ जाएगा, और क्रॉप्स की तरफ भी आ जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर ये जो एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स होता है तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, जो एक्सेस उत्पादन है कुछ क्रॉप्स में वो नहीं होगा। इससे आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बचेगी। जो आप एफसीआई को जो आप एक्स्ट्रा जो सब्सिडी देते हैं, इतना जो स्टॉक होल्डिंग का, वो नहीं जरूरत पड़ेगी। इसमें जो परेशानी आएगी वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव है कि आप इतने सारे क्रॉप्स में कैसे मॉनिटर करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे किसानों का सबसे बड़ा जो साथी होगा वो वर्कर है।
अगर वर्कर को हम लिविंग वेज देंगे तो अपने आप डिमांड खाने पीने की वस्तुओं की बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो अपने आप दाम एमएसपी के ऊपर चला जाएगा। और एमएसपी भी जब जो निर्धारित होगा वो लिविंग वेज के आधार पर निर्धारित होगा, न कि जो आज जो एक मिनिमम वेज के आधार पे होता है। तो वर्कर और जो किसान है दोनों का एक गठबंधन हो जाए, दोनों की डिमांड हो कि हमें एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप चाहिए और हमें वर्कर को लिविंग वेज चाहिए। तो यहाँ पे मुझे याद आता है कि जो हेनरी फोर्ड हुआ करते थे, हेनरी फोर्ड ने जब मॉडल टी कार का मास प्रोडक्शन किया था 1911 में, उन्होंने कहा कि मैं मास प्रोडक्शन करके क्या करूंगा अगर मेरा वर्कर ये कार नहीं खरीद सकता, क्योंकि अमीर आदमी तो बहुत कम कारें खरीदेंगे। तो इसलिए उनका कहना था कि मास डिमांड जनरेट करना जरूरी है। इसी तरह अगर लिविंग वेज होगी तो खाने पीने की वस्तुओं की मास डिमांड होगी। अगर नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे का आप डेटा देखें तो वहां पे अभी भी दिखता है कि 30% महिलाएं और 30% बच्चे कुपोषित हैं, उनको सही ढंग का जो पोषण नहीं मिल रहा है। जिस दिन उनकी आमदनी सही होगी, वो सही ढंग का पोषण होगा, तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह आप देखें तो चीन है, अमेरिका है, वहां पे 3000 किलो कैलोरी कंजम्पशन होता है, हमारे यहाँ 2000 किलो कैलोरी होता है कंजम्पशन। तो जैसे जैसे आप ज्यादा समृद्ध होते हैं तो आपकी कैलोरी कंजम्पशन कम नहीं होता, आप उसको अलग अलग तरह से कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, और जब कंजम्पशन ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। और जो कृषि के जो दाम निर्धारित होते हैं वो डिमांड सप्लाई के आधार पर होते हैं। जब डिमांड कम रहेगी तो फिर सप्लाई हावी हो जाती है और जो दाम गिर जाता है। तो इसलिए डिमांड जनरेट करना जरूरी है। तो इसलिए ये एक पैकेज होगा, एक मैक्रो पैकेज होगा, जिसमें रोजगार ज्यादा होगा, जिसमें जो वर्कर की आमदनी ज्यादा होगी, और जिसमें कि कृषक को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा जो कि फुल कॉस्ट प्राइस होगा इस पे जो इंक्रीज वेज है उसके आधार पे। तो ये एक पैकेज, मैक्रो पैकेज चाहिए। इस मैक्रो पैकेज के चलते हुए जो किसान भी जब फायदे में रहेगा, जो वर्कर है वो भी फायदे में रहेगा, सरकार की जो सब्सिडी भी कम हो जाएगी, सरकार को इतना पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, स्टॉक होल्डिंग नहीं करना पड़ेगा, जो अभी अनाज सड़ जाता है वो नहीं होगा, और क्रॉपिंग पैटर्न सही होने से पर्यावरण पे भी फायदा होगा। क्योंकि अभी आप जब पंजाब में आप पैडी लगाते हैं, आप महाराष्ट्र में जहाँ पानी कम है वहां पे गन्ना लगाते हैं, इस सब की जगह आपका जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सूटेबल क्रॉप होगा वो आप लगाएंगे, तो सब तरह से विन विन सिचुएशन होगी। तो इसलिए जो एक स्केयर क्रो बना दिया जाता है कि नहीं नहीं इसमें खर्चा बहुत होगा, सरकार को सारा का सारा मुहैया कराना पड़ेगा, ये सारे स्केयर क्रो का मैं नाम देता हूं। ये सिर्फ डराने की बात है, इसमें असलियत नहीं है। आप म्यूटेड हैं सुनीलम। जी, सरकार अगर एमएसपी पे खरीद करती है तो पूरे देश के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। इसके बावजूद भी अगर सरकार तैयार नहीं है तो ये तो एक भेदभाव, मतलब इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज के लेवल पे कहा जाएगा। जी हाँ, अभी भी जैसे कि या 23 जो आपने क्रॉप का कहा कि जी 23 क्रॉप का कहा जाता है कि एमएसपी, लेकिन 2 पे ही इंप्लीमेंट होता है, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि 10-12% किसानों को ही मिलता है। ये तो वादा खिलाफी है ना। जो कहा जाता है कि मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी तो इसमें नहीं है, क्योंकि जब 23 क्रॉप में नहीं मिल रहा है, 10% को ही मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा है, तो ये वादा खिलाफी है कि सबको नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि ये तो एक तरह से ये कहा जाए तो ये सरप्लस जो है कृषि का वो निकाल के वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बन एरियाज के लिए खर्च किया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी तो हमारी रही है, कृषि के खिलाफ पॉलिसी रही है। हमें कृषि के मुताबिक पॉलिसी बनानी चाहिए, और उसमें कृषि से ज्यादा देश के हित में हो, जो वर्कर के हित में हो, जो हमारे किसानों के हित में हो, जो हमारी महिलाओं के हित में हो, इस तरह की पॉलिसी। तो तभी हम कह सकते हैं कि परिवार की तरह से देश को ट्रीट किया जा रहा है, नहीं तो परिवार की तरह से नहीं ट्रीट कर रहे। जो जितना कमजोर है वो उतना पीछे है। गांधी की जो बात कही थी कि अंतिम व्यक्ति की बात, अगर उसकी बात करें तो फिर जो कृषक की और जो वर्कर की और महिलाओं की और यूथ की बात करना बहुत जरूरी है।